friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास से हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज स्टार्ट करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कॉमर्स के कई सारे कोर्सेज में आता है। तो हम लोग एक एक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्लासेस में। आपका काम बस ये, प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम कॉस्ट अकाउंटिंग को। कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे पहला चैप्टर जो हम उठाएंगे, जो हमारा बेस बनाएगा पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग का, वो है कॉस्ट शीट। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन करके दे रखा होता है कई बुक्स में, वरना कॉस्ट शीट डायरेक्टली इसी तरीके से ये चैप्टर गिवन होता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट शीट होती क्या है? देखिए, कॉस्ट शीट नाम से ही पता चल रहा है, ये एक स्टेटमेंट होगी जो बताएगी कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने में एक एस्टिमेटेड खर्चा कितना आएगा, और वो पूरा फंक्शंस के अकॉर्डिंगली डिस्क्राइब करेंगे। हम एक एक चीज लिखेंगे कि यहां पर मटेरियल का खर्चा इतना, लेबर का खर्चा इतना, अदर एक्सपेंसेस का खर्चा इतना। हम उसको एक एक कर पूरा बाइफरकेट करके यहां पर देखते हैं कॉस्ट शीट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कॉस्ट शीट बनाना। देखिए, कॉस्ट शीट में जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। मैं एक एक कर आपको जैसे जैसे लिखता रहूंगा, फिर डिस्कस कराऊंगा। पहली चीज जो आती है वो है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अब ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होती है? देखिए, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें ना इन्वेंट्री तीन तरीके की होती है। एक होता है रॉ मटेरियल। देखिए, एक हो गया रॉ मटेरियल, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस, और तीसरा होता है फिनिश्ड गुड। रॉ मटेरियल तो क्या है? हिंदी में इसको बोलेंगे कच्चा सामान। मतलब रॉ मटेरियल का मतलब हो गया वो सामान जिस पर अभी हमने कोई वर्क नहीं किया, सिर्फ लाकर रखा हुआ है, वो हमारे लिए रॉ मटेरियल है। देखिए, रॉ मटेरियल के एग्जाम्पल जरूर हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन किसी के लिए फिनिश्ड गुड वो दूसरे के लिए रॉ मटेरियल भी बन सकता है। जैसे अगर हम टायर की बात करें तो जो टायर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जो भी टायर मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो कहेगा मेरे लिए तो यही फिनिश्ड गुड है। बट जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जो टायर को लेगी अपने गाड़ी वगैरह बनाने के लिए, उनके लिए क्या है? टायर एक रॉ मटेरियल हो गया। तो रॉ मटेरियल मतलब सामान लाकर जो रखा हुआ है, रॉ मटेरियल, रॉ है वो पूरा, अभी उस पर हमने अपना काम शुरू नहीं किया। दूसरा होता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है कि काम उस पर अभी चल रहा है, थोड़ा बहुत काम हो चुका है और थोड़ा काम अभी उस पर बाकी है, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे गाड़ी अभी आधी अधूरी बनी हुई रखी है फैक्ट्री में, तो वो हो गया वर्क इन WIP। ठीक है। तीसरा होता है फिनिश्ड गुड। फिनिश्ड गुड का मतलब हो गया तो जो बनकर पूरी तरह से तैयार है, बस उसके बिकने की तैयारी है, बस उसके बिकने का इंतजार है। समझ में आ गया? तो ये तीन तरीके की इन्वेंट्री होती है एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म में। ट्रेडिंग हो गए तो उनको तो खाली खरीद के बेचना है, वो तो सिर्फ फिनिश्ड गुड ही रखते हैं। मतलब जो बाय और सेल करते हैं ना, वो तो फिनिश्ड गुड रखते हैं सिर्फ। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के यहाँ रॉ मटेरियल होगा, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड, ये तीन तरीके के इन्वेंट्रीज होती है। तो पहला हमने लिखा है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो मटेरियल की कॉस्ट आई, और यहां पर एक वर्ड यूज करा मैंने, डायरेक्ट। डायरेक्ट होना चाहिए वो मटेरियल, सबसे पहले वो वाला आ रहा है डायरेक्ट। और फिर दूसरा क्या हो सकता है? इनडायरेक्ट। क्या फर्क है दोनों में? देखिए, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो मटेरियल, जो कोर मटेरियल है, जो मेन मटेरियल लग रहा है, वो कहलाएगा डायरेक्ट मटेरियल, और जो बाकी के मटेरियल होंगे वो सब हो जाएंगे इनडायरेक्ट। मतलब जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कपड़े बनाकर बेचते हैं, शेरवानी बनाते हैं, सूट बनाते हैं वो लोग। अब उनके यहाँ डायरेक्ट मटेरियल क्या है? जो कपड़ा लग रहा है वो तो डायरेक्ट मटेरियल है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ थ्रेड वगैरह भी लगेगी कपड़े के लिए, तो वो जो थ्रेड हो गई वो उनके लिए क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल। आया समझ में? पहला है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अब मटेरियल सिर्फ खरीदने से काम नहीं चलेगा। हम एक प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल रहे हैं तो खरीदने से नहीं,
जितना सारा रॉ मटेरियल खरीद के रख लिया अपने स्टोर में, वो सारा यहाँ ऐड नहीं होगा। जितना हमने अपने प्रोडक्ट्स को बनाने में कंज्यूम करा, वो वाला लेंगे यहाँ पर। वो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। समझ में आया? जो साल के शुरू में ओपनिंग स्टॉक पड़ा था रॉ मटेरियल का, वो उसमें और कितना खरीद लिया वो ऐड कर दिया। जैसे अगर 5,000 रुपए का रॉ मटेरियल पहले पड़ा था ओपनिंग में, 10,000 का और खरीद लिया इस साल, टोटल कितना हो गया 15। लेकिन जब साल एंड हुआ तो अभी भी 7,000 रुपए का रॉ मटेरियल तो स्टोर में ही रखा है, तो इसका मतलब कंज्यूम हुआ ही कितना 8,000 का। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये पहला आ गया डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, इसमें मटेरियल कॉस्ट में और क्या आ सकता है, जो हम मटेरियल खरीद के ला रहे हैं तो हमारे कुछ ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे होंगे जिसको फ्रेट इनवर्ट्स बोला जाता है, वो इसमें ऐड हो जाएंगे। अगर हमने इंश्योरेंस करवाया है वो ऐड हो जाएगा। टैक्सेस ऐड होंगे अगर वो टैक्स हम आगे किसी से क्लेम नहीं कर रहे, तो अगर उसका इनपुट ले रहे हैं, मतलब आगे चल के वो एडजस्ट हो जाएंगे। आपको टैक्स आए होप आता होगा, नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, जो टैक्स हमारे रिफंड हो जाएंगे ऐसे कह सकते हैं। वैसे उसको बोलेंगे कि एडजस्ट हो जाना, क्योंकि जब हम उसको सेल करेंगे तो उसमें इनपुट ले लेते हैं इसका, तो वो वाले टैक्स तो यहाँ कंसिडर नहीं होंगे डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट में। लेकिन जो एडजस्ट नहीं हो सकते, जो हमारी ही कॉस्ट है, हम आगे किसी पर उसका बर्डन नहीं डाल सकते, तो वो फिर यहाँ पर इसमें ऐड हो जाएगा। समझ में आया? तो पहला हो गया डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के बाद नेक्स्ट आएगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जो लेबर का खर्चा हुआ। अब लेबर का खर्चा क्या, लेकिन कौन सी वाली लेबर, डायरेक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। हमारी वो सारी लेबर जो प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, उसकी कॉस्ट यहां पर हम इसमें कंसीडर करेंगे। अब उसको और क्या क्या देते हैं, बोनस देते हैं या और कोई इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, वो सब डायरेक्ट लेबर में आ जाएगा। बस हाँ, वो जो लोग होने चाहिए जिसकी कॉस्ट यहां पर ले रहे हैं, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होने चाहिए प्रोडक्शन से। आया समझ में? तीसरा इसमें ऐड किया जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तीसरा इसमें ऐड किया जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, आप यहां पर ऊपर देखो, हमने एक फैक्ट्री की बात करें तो मटेरियल की कॉस्ट ले ली, लेबर की कॉस्ट ले ली। अब फैक्ट्री में प्रोडक्ट बन रहा है तो आपको क्या लग रहा है और कौन सी कॉस्ट रह गई? लेबर किस चीज पे काम कर रहे होंगे? लेबर जो काम कर रही होगी हमारी, वो किसी मशीन पर काम कर रही होगी, चाहे वो मशीन छोटी हो बड़ी हो मशीन, क्योंकि जितनी ज्यादा लेबर होगी, हो सकता है वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, मतलब जो भी वो फर्म मैन्युफैक्चर कर रही है वो अगर लेबर इंटेंसिव है तो उनके यहाँ लेबर ज्यादा होगी, मशीनों का कम यूज होगा। और अगर कैपिटल इंटेंसिव है तो लेबर कम होगी, बल्कि वो मशीन्स पर ज्यादा डिपेंडेंट होंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आ जाएगा, जो अब मशीन हमारी यूज हो रही है उसमें पावर एंड फ्यूल लगेगा, उसका खर्चा आ गया। और हायर चार्जेस, अगर मशीन को हायर करना पड़ता है। और अगर किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है तो फीस फॉर टेक्निकल नॉलेज, अगर हमने किसी से भाई कोई टेक्निकल गाइडेंस लेनी पड़ रही है कि इसको कैसे चलाते हैं, या कोई स्पेशल स्किल्स की जरूरत पड़ती है तो उसको सिखाने कोई बंदा आता है, तो वो टेक्निकल फीस जो हो गई, फैक्ट्री की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, वो सब किसमें आ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। आया समझ में? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों ऐड कर देंगे तो हमारा जो अमाउंट निकल कर आएगा उसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या कहलाता है वो? प्राइम कॉस्ट। इतना समझ में आ गया? अब प्राइम कॉस्ट के बाद नेक्स्ट क्या ऐड होता है, देखिए नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होते हैं? पहले तो बात ओवरहेड्स की क्या होते हैं। देखिए ओवरहेड्स का मतलब होता है, नाम से भी थोड़ा बहुत पता चल रहा होगा, ओवरहेड, ऊपर का खर्चा। तो ओवरहेड का मतलब होता है
जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मतलब यहां पर जो हमने लिया कॉस्ट यही है, मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस। तो ऐसा भी हो सकता है कि मटेरियल में भी इनडायरेक्ट मटेरियल हो, इनडायरेक्ट लेबर हो और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो। वो सब किसके अंडर आ जाएंगे? ओवरहेड्स के अंदर। तो ओवरहेड्स जिसको हम लोग बोलते हैं ऊपर का खर्चा, मतलब जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ओवरहेड मींस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेदर इट इज इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ में आया? तो ओवरहेड से हम क्या समझते हैं? देखो मैं अभी वो नहीं बता रहा, हो सकता है आपको जिसको पता हो वो कहेगा ओवरहेड, फिर एक और क्लासिफिकेशन है फिक्स्ड और वेरिएबल, अभी उसमें नहीं जा रहे, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। अभी पहले सिंपली इसको डिस्कस करते हैं। तो ओवरहेड में हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा, इनडायरेक्ट लेबर आ जाएगी और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएगी। जो ऊपर नहीं गए, मतलब ये तो तीनों डायरेक्ट थे, अब इनडायरेक्ट इसमें ऐड कर दो। अब आप पूछोगे कि इनडायरेक्ट मटेरियल, अब बात किसकी कर रहे हैं? फैक्ट्री की पहले। तो फैक्ट्री में इनडायरेक्ट मटेरियल और कौन सा लग सकता है? मैंने आपको बताया था टेक्सटाइल में जैसे जो थ्रेड यूज हो रही है, वो थ्रेड क्या है, या लुब्रिकेंट, वो सब क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल है। इनडायरेक्ट लेबर क्या होती है? फैक्ट्री में जरूरी तो नहीं है कि जितने भी लोग हैं सब सिर्फ प्रोडक्ट को बनाने में ही काम कर रहे होंगे, सुपरवाइजर भी रख सकते हैं हम। जो सुपरवाइज करेगा वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है बनाने में प्रोडक्ट को, लेकिन फैक्ट्री में तो उसकी भी इन्वॉल्वमेंट है, तो वो किस में आ जाएगा? इनडायरेक्ट लेबर में। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हो सकते हैं? बट फैक्ट्री वाले ही बोल रहे हैं। तो फैक्ट्री का रेंट, अगर फैक्ट्री अपनी है तो फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन, अगर हमने कुछ इंश्योरेंस वगैरह करवा रखा है फैक्ट्री में तो वो सब किस में आ जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ठीक है, तो ये सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो होगा फैक्ट्री से रिलेटेड, उसको बोलेंगे हम फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसके बाद इसमें ऐड होता है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड कर देंगे और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस कर देंगे। ये कहां से आया? रॉ मटेरियल तो ऊपर कंसीडर कर लिया था, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि 3 तरीके के मटेरियल है, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड। तो जो WIP पिछले साल हमने एंड किया था, जो पिछले साल का क्लोजिंग WIP बचा था, उसको इस साल काम में लेंगे, उस पर और काम इस साल होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे जो 31 मार्च को पिछले साल हमने आधी अधूरी चीजें छोड़ी थी, वो 1 अप्रैल को आकर फिर उस पर आगे का काम शुरू होएगा। तो वो वर्क इन प्रोग्रेस पिछले साल कंसीडर नहीं किया गया था अपनी टोटल कॉस्ट में। जो बच गया था, जो बनकर तैयार होकर उसमें लग गया था और आगे बिक गया था, उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं हम बात किसकी कर रहे हैं? जो आधा अधूरा बना हुआ रह गया था क्लोजिंग में, तो वो पिछली बार माइनस कर दिया होगा हमने टोटल कॉस्ट में से। आपको ये पता होगा ना, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा माइनस ही होता है, क्योंकि वो हमारे पास अभी बच गया तो वो कॉस्ट में कंसीडर नहीं करेंगे। आप 11th क्लास से ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ते हुए आ रहे हो। 11th क्लास में जो क्लोजिंग स्टॉक होता था, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में लिखते थे। क्यों लिखते थे? क्योंकि हम उसको हटाते थे कि ये स्टॉक तो हमारे पास ही बचा है, तो ये कॉस्ट में क्यों आएगा। ट्रेडिंग के डेबिट में क्या आता था? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये लिखते थे ना, टू ओपनिंग, टू परचेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन उसको बाय में लिखते थे क्योंकि वो डिडक्ट हो रहा होता था क्लोजिंग स्टॉक। वही बात है। अच्छा, जो पिछले साल का क्लोजिंग है वो इस साल क्या बनेगा? ओपनिंग। तो वो ओपनिंग ऐड करा और क्लोजिंग WIP माइनस कर दिया। समझ में आया? इसको पूरे को हम लोग बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, ये पूरा क्या कहलाएगा? हमारा फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री तक की तो बात हो गई, फैक्ट्री की कॉस्ट निकल कर आ गई, ये हमारी फैक्ट्री ने कॉस्ट दी। अब इसके बाद जितने भी खर्चे होंगे वो सारे ओवरहेड ही होंगे, क्योंकि अब कोई भी डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन तो हो ही नहीं सकता। फैक्ट्री से तो चीज हो गई ना, फैक्ट्री से तो निकल गया एक बार को, तो अब फैक्ट्री में ही इन्वॉल्व हो सकते थे लोग प्रोडक्ट को बनाने में। तो अब जितनी भी चीजें आएंगी
वो सब ओवरहेड्स ही रहेंगे। फैक्ट्री के ओवरहेड तो पहले ही कंसीडर हो गए। अब चलते हैं आगे ऑफिस में, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स वो इसमें ऐड कर देंगे। अब वही बात ओवरहेड्स पर यहां पर चलो, ओवरहेड्स इंडायरेक्ट मटेरियल, इंडायरेक्ट लेबर, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आप कहोगे इंडायरेक्ट मटेरियल क्या होगा? सारा ही ऑफिस में तो जो मटेरियल यूज हो रहा है सभी इंडायरेक्ट है। ऑफिस में मटेरियल होगा कौन सा यूज? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मटेरियल ही है। कितने सारे पेजेस प्रिंट होते होंगे, सबके पास स्टेशनरी नॉर्मल तो रहती ही होगी जितने भी ऑफिस में काम कर रहे हैं सब, तो इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। इनडायरेक्ट लेबर, ऑफिस में जितने भी लोग हैं वो सब इनडायरेक्ट ही तो है, डायरेक्टली रिलेटेड तो हो ही नहीं सकते प्रोडक्ट से। तो जितने भी लोगों की हम सैलरी दे रहे हैं, फिर वही सैलरी के साथ बोनस, सारे इंसेंटिव्स, वो सब इनडायरेक्ट लेबर हो गया। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे ऑफिस का डेप्रिसिएशन, ऑफिस अगर रेंट पे है तो रेंट, इंश्योरेंस वगैरह करना, ये सारी चीजें आ जाएगी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स यहां पर आ जाएंगे। ये ऐड कर दिए, इसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या कहलाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इतना समझ में आया आप लोगों को? मैं इसके आगे का यहां ना लिखकर, वो आपको स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगा, फिर यहीं से लिखता हूं। ठीक है, देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक हम पहुंच गए। एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या किया। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को ऐड करके क्या आया? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में फिर क्या ऐड करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स। अगर हम WIP छोड़ दें, क्योंकि एक्चुअली क्या है, WIP बहुत सारी बुक्स में नहीं गिवन। अगर आपके सिंपल क्वेश्चन आएगा तो WIP जनरली नहीं आता, तो अगर फिर भी याद करना हो तो कोई बात नहीं, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस ओपनिंग WIP माइनस क्लोजिंग WIP करके क्या आ गया? फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऐड करें, क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये प्रोडक्शन की कॉस्ट आ गई। अब इसमें क्या करेंगे? ये तो प्रोडक्शन की कॉस्ट आई, कितना हमने प्रोड्यूस करा, बट जितना हमने प्रोड्यूस किया क्या ये जरूरी है सारा बिक जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हो सकता है, और ये तो इस साल प्रोड्यूस किया है, ऐसा भी तो हो सकता है पिछले साल का ऑलरेडी बना बनाया प्रोडक्ट बचा हुआ हो। फिनिश्ड गुड्स हमारे पास पुराने भी तो रखे हुए होंगे, वो भी बिकेंगे इस बार, तो उसको ऐड करो टोटल कॉस्ट में, तो वो भी आएगा। लेकिन जो नहीं बिकेंगे इनमें से उसको माइनस करो। मतलब क्या करेंगे हम? देखिए, ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ये करने के बाद आएगा कॉस्ट किसकी? जो गुड्स बेचे उनकी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये गुड्स हैं जो बिक रहे हैं, ये उनकी कॉस्ट हमने यहां पर लिख दी है। ठीक है, ये थी जितने प्रोड्यूस हुए उनकी कॉस्ट, ये है जितने बिक रहे हैं उनकी कॉस्ट। फर्क है ना दोनों में। इसके बाद क्या होगा? अब बात करेंगे सेलिंग ओवरहेड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करेंगे। ओवरहेड मतलब वही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सेलिंग ओवरहेड्स क्या होते हैं? जो सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड खर्चे हैं वो सारे यहां पर आएंगे। देखो ये हम कब कर रहे हैं, ध्यान दो, जब हमने यूनिट्स, अब कौन से यूनिट्स पर हम पहुंच गए हैं? जो यूनिट्स हमारे बिक रहे हैं उन यूनिट्स पर। समझ में आ रही है मेरी बात? अभी तक यहां पर क्या था? यहां पर जो यहां तक हमने जो कॉस्ट कंसीडर करी थी वो किसकी करी थी? जितने हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी। उसके बाद हमने ओपनिंग स्टॉक ऐड करा और जो स्टॉक हमारा बिक नहीं पा रहा वो माइनस कर दिया। जो लग रहा है इस बार नहीं बिक रहा, क्लोजिंग स्टॉक है, वो माइनस कर दिया। तो सेलिंग ओवरहेड्स जो हमारे ऐड हो रहे हैं वो कौन से वाले यूनिट्स में हो रहे हैं? जो गुड्स बिक रहे हैं उन पे। समझ में आया? मतलब कहने का ये है कि सेल्स डिपार्टमेंट का जो खर्चा है वो कौन से यूनिट्स पर डलेगा? जो गुड्स सच में बिक रहे होंगे उस पर ही तो डलेगा।
जो सारे प्रोड्यूस करके रख दिए, उसमें सेल्स डिपार्टमेंट का खर्चा क्यों ऐड कर रहे हो? सेल्स डिपार्टमेंट का खर्चा तो उन यूनिट्स पर ही ऐड करना चाहिए, उन यूनिट्स पर ही डालना चाहिए जो गुड्स हमारे एक्चुअल में बिक रहे हैं। समझ में आया? इसलिए ये ओपनिंग और क्लोजिंग का पहले करा, उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आई, क्योंकि कुछ ऊपर जो ऐसे भी गुड्स हो सकते हैं जो बिकेंगे ही नहीं, तो फिर उन पर सेलिंग ओवरहेड्स का खर्चा क्यों डालें? आ रही है मेरी बात समझ में आपको? तो सेलिंग ओवरहेड्स आता है कौन से यूनिट्स पर? जो यूनिट्स एक्चुअल में बिक रहे हैं। क्या एग्जांपल हो सकते हैं? पूरा सेल्स डिपार्टमेंट के जितने भी खर्चे, एक मेन खर्चा तो एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट हो गई, ठीक है। फिर वही बात, लेबर क्या है, तो जो सेल्स डिपार्टमेंट में लोग बैठे हैं उन सबकी सैलरी वगैरह। एक्सपेंसेस, सेल्स डिपार्टमेंट में जो असेट्स है उन पर डेप्रिसिएशन, जितने भी एक बाकी के खर्चे हैं वो सब आ जाएंगे, सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड होने चाहिए, तो वो सेलिंग ओवरहेड्स में आ जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, अगर हम गुड्स को बेचते हैं तो बेचते वक्त जितने भी खर्चे होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, वो सारे यहां पर कवर होंगे। क्या एग्जांपल हो सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के? जैसे अगर ये हमारी ही कॉस्ट है, तो अगर हम अपने कस्टमर से ये चीज नहीं ले रहे अलग से, तो इंश्योरेंस का खर्चा, अगर हमने ट्रांसिट का इंश्योरेंस करवाया है कि गुड्स वहां तक जाए, कस्टमर जहां पर कस्टमर ने कहा है कि मुझे चाहिए गुड्स, तो वहां तक जब हम अपने गुड्स को लेकर जाएंगे उसका खर्चा। समझ में आया? और क्या हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन का? और खर्चा हो सकता है पैकेजिंग, अगर हमें कोई एक्स्ट्रा पैकिंग करनी पड़ रही है वो खर्चे। तो डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के जितने भी खर्चे होंगे वो सब यहां पर कंसीडर कर लिए जाएंगे। सेलिंग ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ये दोनों ऐड करने के बाद इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर टोटल कॉस्ट। ये हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब टोटल कॉस्ट आ गई तो लास्ट में वही प्रॉफिट ऐड होगा। प्रॉफिट ऐड होने के बाद ये हमारी सेल्स की फिगर आ जाएगी। आया आप लोगों को ये चीज समझ में, कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं? तो अगर हम इसको अब रिकॉल करें, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों ऐड करते हैं तो क्या आता है? प्राइम कॉस्ट। इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करते हैं तो क्या आता है? फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें फिर हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऐड करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, ये करने के बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। उसमें ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तो उसके बाद हमारा निकल कर आ जाता है टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स। समझ में आया? एक तरीका है, इसको ऐसे याद कर सकते हो आप लोग, वरना जनरली सबको ऐसे तो याद हो ही जाता है, बट अगर फिर भी नहीं याद हो तो सबसे पहले हमने बात करी थी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, फिर उसके बाद बात करी थी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। मैं इसको हटा देता हूं, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिर कौन से ओवरहेड्स आए थे? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, और लास्ट में आए थे सेलिंग ओवरहेड्स। ठीक है, ये सिर्फ एक्सपेंसेस जो आए थे उसकी बात कर रहा हूं। वो बात आपकी ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक भी हुआ था, वो ठीक है, लेकिन ये खर्चों की बात कर रहा हूं कि ये इसी ऑर्डर में आए थे। मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स। तो अगर हम इसको ऐसे याद करें कि माई लाइफ इज, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी इसमें ऐसी है, ES, फास्ट एंड सिंपल। फास्ट नहीं तो फर्स्ट क्लास बोल लो, फर्स्ट क्लास एंड सिंपल। तो माई लाइफ इज फास्ट एंड सिंपल। मटीरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स और सेलिंग ओवरहेड्स, इसी ऑर्डर में ये चीजें आती है। समझ में आया आप लोगों को ये पूरा ढंग से? इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट रह गई, एक ये याद रखना, या आप लिख लेना कहीं नोट। ये तो हमारी कॉस्ट शीट है, बट कई बार आपसे ये पूछा जा सकता है या फिर पूछ ले कि कॉस्ट शीट में इसको कहां कंसीडर करोगे, तो आप लिख लो कि फॉलोइंग expenses do not form part of कॉस्ट शीट। ये जो भी नीचे
नीचे दिए हुए खर्चे हैं ये कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनते। कौन कौन से? फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है? लाइक इंटरेस्ट पेड। अब हमने अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, अपनी कंपनी को चलाने के लिए पैसा कहां से अरेंज करा, वो तो सबका डिफर कर सकता है। मैंने अपनी कैपिटल लगाई, दूसरे ने लोन लेकर करा, तो मेरी फाइनेंस कॉस्ट बिल्कुल अलग होगी। अगर मैंने सिर्फ अपना पैसा लगाया, छोटा सा बिजनेस कर रहा हूं, तो मेरी हो सकता है फाइनेंस कॉस्ट ही ना हो, और दूसरा जो लोन लेके कर रहा है उसकी फाइनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। तो फाइनेंस कॉस्ट तो सबकी अलग अलग होगी, उसको कॉस्ट शीट में कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? एबनॉर्मल लॉसेस। एबनॉर्मल लॉसेस ऐसी चीज है जो कभी होंगे, ये तो बाई चांस वाली बात है। नॉर्मल लॉस तो हमेशा होगा कि अगर एक ट्रक को हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, गुड्स को, अपने एग्रीकल्चर गुड्स की बात करें तो उसमें एक पता है कि एक नॉर्मल लॉस जैसे कि 2% कि एक किसान को पता है कि 2% के आसपास ये बेकार हो ही जाता है गुड्स वहां पहुंचते पहुंचते, तो ये नॉर्मल लॉस हुआ। बट अगर उस ट्रक का अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो जाता है और बहुत सारे गुड्स उसी में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उसके, ये तो एबनॉर्मल लॉस हुआ। इसको कैसे कंसीडर कर सकते हैं अपनी कॉस्ट शीट में? तो एबनॉर्मल लॉसेस को कंसीडर नहीं करेंगे। फिर वही पेनल्टीज वगैरह कुछ है, ठीक है, ये भी ऐसी अराइज हो जाएगी कि पेनल्टी वगैरह किसी कारण से हमारे ऊपर लग गई, तो वो सब कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनती है। आया आप लोगों को समझ में? प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।